गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे घूर्णन स्पेक्ट्रा का समस्थानिक प्रभाव। घूर्णन जो स्पेक्ट्रा होता है, रोटेशन जो स्पेक्ट्रा होता है, उस पर समस्थानिक का क्या प्रभाव पड़ता है, आइसोटोप जो होता है उसका यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर होता है एंड B इक्वल टू एच बाई 8 पाई स्क्वायर IC होता है। I के स्थान पे हमने म्यू आर स्क्वायर पुट किया तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन प्राप्त हुआ था, B इन्वर्सनली प्रपोर्शनल 1/I एंड इन्वर्सनली प्रपोर्शनल 1/μ हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। अब यहाँ से तरंग संख्या भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और तरंग संख्या को हम म्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बार का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हमें यहाँ प्राप्त होता है, म्यू बार इक्वल टू हमें प्राप्त होता है 1/2πc√k/μ, और इसका जो वैल्यू है वो हमें किस में प्राप्त होता है, सेमी इन्वर्स में हमें यहाँ से इसका वैल्यू प्राप्त होता है। इसके पश्चात हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि 12 CO जो अणु होता है उसको हमने B लिया था एंड 13 CO जो अणु था उसने हमको क्या लिया था, B डैश लिया था। उसके बाद B/B डैश का रेशो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था, तो B/B डैश इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ था, I'/I इक्वल टू म्यू डैश बाई म्यू हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ तक लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। तो मैं मेनली जो 3 इक्वेशन हैं, ये 3 इक्वेशन मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मैंने बताया था I इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर, I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे मैंने आपको बताया था B इन्वर्सनली प्रपोर्शनल होता है 1/I, और ये इन्वर्सनली प्रपोर्शनल होता है 1/μ के। वे किस प्रकार से होता है ये भी बताया था मैंने। B का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होता है, h/8 पाई स्क्वायर IC के इक्वल होता है। उसके बाद I की जो वैल्यू है, ये I की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी थी, और यहाँ से जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ था वो क्या प्राप्त हुआ था, B इन्वर्सनली प्रपोर्शनल 1/I और इन्वर्सनली प्रपोर्शनल 1/μ। इसके बाद यहाँ से देख लिए हमने म्यू बार कैलकुलेट किया था तरंग संख्या, और म्यू बार इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 1/2πc√k/μ, और इसका जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से कितना प्राप्त होता है, सेमी इन्वर्स में इसका मान हमें यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद में हमने यहाँ से B/B डैश कैलकुलेट किया था, और B/B डैश का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हमें प्राप्त हुआ था, I'/I के इक्वल प्राप्त हुआ था, और इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल प्राप्त हुआ था, हमें म्यू डैश बाई म्यू के क्या हुआ था, यहाँ से हमें इक्वल प्राप्त हुआ था। तो लास्ट इक्वेशन B/B डैश इक्वल टू I'/I इक्वल टू म्यू डैश बाई म्यू हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ तक हमने इसका अध्ययन कर लिया था। आगे चलते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं। 12 CO जो अणु होता है और 13 CO जो अणु होता है उसके समानित जो द्रव्यमान होता है उसकी हम यहाँ पे गणना करेंगे। 12 CO एंड 13 जो CO है इसका जो समानित द्रव्यमान है, रिड्यूस्ड जो मास है, म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कैलकुलेट हम यहाँ से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 12 CO जो है म्यू का मान कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए करेंगे, म्यू का मान यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और किसके लिए करेंगे, यहाँ पे
12CO के लिए 12CO और O जो होता है उसका परमाणु भार कितना होता है 16 हो गया। तो यहाँ से 12CO16 मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है M1M2 बाई M1 प्लस M2। 12CO16 जो होता है उसका फॉर्मूला यहाँ से रिड्यूस मास का क्या हो गया M1M2 बाई M1 प्लस M2। अब देखिए आगे इसको सोल्व कीजिए। यहाँ से M1 की वैल्यू यहाँ पे 12 होगी, M1 जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 12 इनटू M2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 16 बाई M1 12 प्लस M2 16। और ये जो वैल्यू है इसका मान यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, इसका जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से 6.857। तो इसका जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा 6.857 हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमने 12 जो CO16 है उसके रेडियस मास म्यू का कैलकुलेशन किया और इसका जो रेडियस मास है वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है 6.857 हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं म्यू से हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 यहाँ से हम म्यू डैश का मान कैलकुलेट करेंगे म्यू डैश। और म्यू डैश जो है वो किसके लिए कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 13CO16 के लिए। इसका फॉर्मूला यहाँ से क्या हो गया M1 M2 बाई M1 प्लस क्या हो गया यहाँ से M2 हो गया। ये मान इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कीजिए आप। ये क्या हो गया यहाँ से 13 इंटू क्या हो गया 16 बाई क्या हो गया यहाँ से 13 प्लस क्या हो गया 16। तो इसको जब हम यहाँ से सोल्व करते हैं तो हमें यहाँ से क्या वैल्यू प्राप्त होता है 7.170। यहाँ से इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होता है 7.170 वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब यहाँ से म्यू डैश और जो म्यू है इसका रेशो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो म्यू डैश और म्यू का जो अनुपात होगा वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है 1.046 हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ से इसका अनुपात कैलकुलेट कीजिए। ये क्या हो गया यहाँ से म्यू डैश हो गया म्यू डैश बाई म्यू इक्वल टू 7.170। और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम 6.871 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। और इसका जो वैल्यू है वो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 1.046। तो यहाँ से इसका जो अनुपात है वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ म्यू डैश बाई म्यू का जो रेशो है वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है 1.046 हमें यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 12CO का जो समानित द्रव्यमान है म्यू उसका मान यहाँ पे कम है। इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो B का मान होगा वो 13CO से क्या होगा अधिक होगा।
इसके बाद में देखिए, यदि मैं इसकी एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी को हम यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, ए जे बार से डिनोट करते हैं। और ई जे बार इक्वल टू यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, बी जे प्लस वन, ई जे बार इक्वल टू यहाँ से हमें प्राप्त होता है बी जे प्लस वन, और ये क्या हो गया यहाँ से सेमी इनवर्स। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ई जे बार का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से इक्वल प्राप्त होता है बी जे प्लस वन सेमी इनवर्स। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ई जे बार का जो वैल्यू है, ई जे बार का जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, बी के यहाँ पे क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इससे हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 12 CO का कंपन जो ऊर्जा स्तर होता है, 12 CO का कंपन ऊर्जा जो स्तर होता है वो 13 CO से क्या होता है, अधिक यहाँ पे पाया जाता है। तो ई जे बार प्रोपोर्शनल होता है बी के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 12 CO का कंपन ऊर्जा जो स्तर होता है वो 13 CO से अधिक यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ से देखिए, इसको हम इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। 12 CO एंड 13 CO जो है, इसके लिए बी के मान के लिए हम यहाँ से एक ग्राफ का निरूपण कर रहे हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं। और 12 CO जो है उसको मैं यहाँ पे सॉलिड लाइन से व्यक्त करूँगा, और 13 जो CO है उसको मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से क्या करूँगा, व्यक्त करूँगा। तो यहाँ से देखिए, ये जो लाइन है मैंने कैसी दर्शाई है, सॉलिड लाइन। ये कैसी लाइन है, यहाँ पे सॉलिड लाइन। ये लाइन सॉलिड लाइन होगी। इस प्रकार मैंने यहाँ पे, ये तो कौन सी लाइन दर्शा दी मैंने यहाँ पे, सॉलिड लाइन। अब इसके इधर की तरफ मैं यहाँ पे इसके पास ही मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन, डॉट 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 लाइन यहाँ पे दर्शा रहा हूँ। और ये जो डॉट लाइन है यहाँ पे 13 जो CO है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। 13 जो CO है उसके मान को ये यहाँ पे क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ से देखिए, जो पीली लाइन है ये किसको डिनोट कर रही है, 12 CO सॉलिड को। ये जो लाइन है ये किसको डिनोट कर रही है, 12 CO सॉलिड लाइन। तो यहाँ पे जितने भी ये सॉलिड लाइन है, जैसे ये वाली सॉलिड लाइन, ये वाली सॉलिड लाइन, ये वाली सॉलिड लाइन, ये वाली सॉलिड, ये वाली सॉलिड और ये वाली सॉलिड, ये सभी जो भी हैं सॉलिड लाइन्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ 12 CO के मान को ये यहाँ पे क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ से इस डायग्राम में जितनी भी सॉलिड्स लाइन हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, 12 CO को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये डॉट डॉट जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है डॉट डॉट वाली जो भी लाइनें हैं इस डायग्राम में वो किसको यहाँ पे डिनोट कर रही हैं, 13 CO को। डॉट डॉट जो लाइन है सभी वो किसको यहाँ पे डिनोट कर रही हैं, 13 CO को। डॉटेड जो लाइन है किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं, 13 CO को यहाँ पे क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रही हैं। इसके बाद में देखिए, यहाँ से नेक्स्ट हम बात करें, यदि
ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका डायग्राम है? यहाँ पे 12 CO व 13 CO के ट्वेल्व CO व 13 CO के B के मान। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ से 12 CO जो होता है उसके लिए j = 0 से j = 1 पर 12 CO जो होता है 12 CO के लिए j = 0 से j = 1 के लिए म्यू बार का जो मान होता है वो ध्यान रखना, ये फिक्स वैल्यू होती है। और इसका जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? यहाँ से 3842 सेमी इनवर्स इसकी वैल्यू यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे B की मैं बात करूँ तो B का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? यहाँ से 1.921 सेमी इनवर्स यहाँ पे पाया जाता है। इसी प्रकार मैं यहाँ पे 13 CO के लिए बात करूँ, 13 CO और 13 CO जो होता है उस पर j = 0 से j = 1 की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ से म्यू बार का जो मान है, म्यू बार का मान यहाँ पे किसके इक्वल होता है? 3673 सेमी इनवर्स के इक्वल होता है। और यहाँ से मैं यदि इसके लिए B के मान की बात करूँ तो B का जो वैल्यू होता है इसके लिए कितना हमें प्राप्त होता है? 1.8 1.883। तो म्यू बार का जो मान है यहाँ से 3673 प्राप्त होता है। B का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है? 1.883 सेमी इनवर्स हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिस अणु के B का मान कम है उसकी तरंग संख्या का मान भी क्या होगा? कम होगा। देखिए यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ देखिए आप, ये 12 CO है और 12 CO के लिए B का जो मान है यहाँ पे कितना है? 1.721 है। यहाँ पर B का मान कितना है? 1.8। तो यहाँ ये 9 है, 1.9। तो यहाँ देखिए फर्स्ट के लिए 12 जो CO है इसके लिए B का जो मान है वो कितना है? 1.921 सेमी इनवर्स। 13 CO जो है इसके लिए B का जो वैल्यू है वो क्या है? 1.883 है। तो सबसे पहले B का मान जिसके लिए ज़्यादा होगा उसकी तरंग संख्या का मान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे 12 जो CO है इसके B का मान 13 CO की तुलना में अधिक है। इसलिए 12 CO की जो आवर्ती तरंग संख्या का जो मान है, म्यू बार का जो मान है, उसका मान भी 13 CO की म्यू बार की तुलना में क्या होगा? यहाँ पे अधिक पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो 12 CO और 13 CO जो होता है, अर्थात हम इसको ये कह सकते हैं कि CO2 जो अणु है, CO2 के घूर्णन ऊर्जा जो स्तर होते हैं उस पर यदि हम समस्थानिक प्रभाव की बात करें, CO2 के घूर्णन ऊर्जा स्तरों पर
समस्थानिक प्रभाव की यदि हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो आरेख होगा वो हमें निम्न प्रकार यहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ से इसका जो आरेख होगा वो किस प्रकार से यहाँ से हम बना सकते हैं। अब यहाँ से देखिए घूर्णी ऊर्जा जो स्तर है वो मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। और यहाँ से देखिए J इक्वल टू यहाँ पे मैं ले लेता हूँ J इक्वल टू ये 0 है, 1 2 3 और ये क्या हो गया यहाँ से 4। इसी प्रकार इधर भी ये क्या हो गया J इक्वल टू 0 1 2 3 एंड ये क्या हो गया यहाँ से 4 हो गया। ये इधर ये वाला जो है ये किसके लिए 12 CO के लिए है। CO और यहाँ से जो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा यहाँ से 2 भी हमें प्राप्त होगा। और यहाँ से ये जो रेखाएं हैं किसके लिए 13 CO के लिए, 13 CO के लिए। और इसका जो डिफरेंस उसको हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2B डैश से यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए इसमें कंपन जो ऊर्जा स्तर हैं इनको हम निम्न प्रकार से यहाँ पे दर्शा सकते हैं। अब यहाँ से इनमें देखिए ये वाला जो गैप है, ये जो गैप है इन सभी में ये वाला जो गैप है वो हमें क्या प्राप्त होगा समान प्राप्त होता है। और इसमें जो ये गैप है ये कितना प्राप्त होता है 2B हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और इसमें जो ये गैप है ये हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है 2B डैश हमें यहाँ से क्या होता है प्राप्त होता है। तो यहाँ से ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के नीचे हम यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं CO2 के घूर्णन CO2 के घूर्णन ऊर्जा स्तरों पर CO2 के घूर्णन ऊर्जा स्तरों पर समस्थानिक प्रभाव CO2 के घूर्णन ऊर्जा स्तरों पर किसका प्रभाव का अध्ययन किया हमने यहाँ पे समस्थानिक प्रभाव का। तो यहाँ से देखिएगा आप
कल की क्लास में मैंने बता ही दिया था आपको। इसके बाद हमने यहाँ से 12 CO के लिए रिड्यूस मास का कैलकुलेशन किया, 6.857 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट 13 CO 16 के लिए यहाँ पे रिड्यूस मास का कैलकुलेशन किया, 7.170 प्राप्त हुआ। इनका जो रेशो है, अनुपात है, वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, 1.046 हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। AJ बार हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, BJJ +1 सेमी इनवर्स यहाँ से प्राप्त हुआ। और EJ बार जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, B के होता है। इसके बाद हमने यहाँ से 12 CO और 13 CO जो है उसके लिए इस प्रकार से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया। 13 CO यहाँ पे डॉटेड लाइन को व्यक्त कर रहा है, 12 CO यहाँ पे सॉलिड्स लाइन को ये व्यक्त कर रहा है, और B के मान के लिए क्या है, यहाँ पे ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू हैं ये आपको ये ध्यान रखनी है, ये क्या है, ये 2B है, यहाँ पे 2B 4B 6B 8B 10B और ये क्या हो गया 12B। तो ये वाले जो मान है ये तो B में है, और ये वाले जो वैल्यू हैं ये क्या होंगे, जैसे 2B डैश ये क्या हो जाएगा 4B डैश 6B डैश 8B डैश 10B डैश एंड 12B डैश। तो यहाँ से जो सॉलिड लाइन है 2B 4B डैश 2B 4B 6B 8B 10B एंड 12B को व्यक्त कर रही हैं, लेकिन जो डॉटेड लाइन वो किस किस को व्यक्त करेंगी, 2B डैश 4B डैश 6B डैश 8B डैश 10B डैश एंड 12B डैश को यहाँ पे व्यक्त कर रही हैं। इसके बाद यहाँ से हमने 12 CO और 13 CO के लिए ट्रांजिशन j=0 से j=1 पर म्यू बार और B के मान यहाँ पे कैलकुलेट किए। यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला कि जिसके लिए B का मान ज़्यादा होगा उसकी तरंग संख्या म्यू बार का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके बाद में यहाँ से हमने लास्ट में CO2 जो अणु है उसके लिए घूर्णन ऊर्जा स्तरों पर समस्थानिक जो प्रभाव है उसके बारे में हम इस आरेख की सहायता से क्या कर सकते हैं, अध्ययन यहाँ से कर सकते हैं। और इसके नीचे आप यहाँ से क्या मेंशन कर सकते हो, CO2 के घूर्णन ऊर्जा स्तरों पर समस्थानिक प्रभाव। तो ये था आपका टॉपिक घूर्णन स्पेक्ट्रा पर समस्थानिक प्रभाव। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा अदृढ़ घूर्णी का गुणात्मक विश्लेषण, ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ आपको इसको लिखने की बात आती है, आप इसको किस प्रकार से रिटर्न करोगे। तो सबसे पहले आपको ये वाला जो पेज है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पेज इसमें रिटर्न कर देना है। इनका अनुपात यहाँ पे मैंने बताया था क्या प्राप्त होगा, 1.046। तो सबसे पहले ये वाला पेज कल की क्लास में जहाँ तक रिटर्न किया था उससे आगे आपको ये वाला पेज रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से ये वाला डायग्राम इसमें मेंशन करना है, ये डायग्राम आपको इसमें बना देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से आंकड़े इसमें दर्शाने, म्यू बार का मान, B का मान, इसके लिए म्यू बार का मान और B का मान, ठीक है। और लास्ट में आपको ये जो डायग्राम है इसमें क्या कर देना है, मेंशन कर देना है। और ये डायग्राम यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, 12 ये है CO2 जो है उसके घूर्णन ऊर्जा स्तरों पर जो समस्थानिक का इफेक्ट हो वो किस प्रकार से यहाँ पे पड़ता है। तो जब आप इस टॉपिक को रिटर्न करोगे यहाँ से, तो सबसे पहले आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से पेज इसमें रिटर्न करना है, और लास्ट में ये डायग्राम आपको इसमें मेंशन करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अदृढ़ घूर्णी जो होता है, नॉन रिजिड जो रोटर होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।